गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे हरी खाद। अपना टॉपिक है हरी खाद का। तो सबसे पहले हरी खाद किसे कहते हैं? तो देखो, कोई भी अपन की फसल जैसे दलहनी है या अदलहनी है, दाल वाली हो या बिना दाल वाली, कोई भी फसल हो, उसको पुष्पन अवस्था पर, कौन सी अवस्था पर? पुष्पन अवस्था पर उसी फील्ड में जहाँ पर उसको उगाया गया है, उसी फील्ड में पुष्पन अवस्था पर जुताई करके मिला देना ही क्या कहलाता है? हरी खाद कहलाता है। हरी खाद के लिए अपन की सबसे ज़्यादा सनई और ढेंचा इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ये सनई का कोई पेड़ है, कोई वृक्ष है, ये सनई का, और ये अपन के फील्ड में लगा हुआ है सनई, वही अपन ने फील्ड में हरी खाद बना रहे हैं हम। तो इसमें पुष्प आने लगा, क्या आने लगा? पुष्प आने लगे। तो इस अवस्था पर, पुष्पन की अवस्था पर हमने इसको क्या किया? जुताई करके और फील्ड में इसमें मिला दिया, फील्ड में मिला दिया। जुताई में क्या हो गया? ये फील्ड में मिला दिया। मिलाने के बाद में कुछ समय के बाद में इसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाएंगे। क्या उत्पन्न हो जाएंगे? जीवाणु उत्पन्न हो जाएंगे। फिर वो इसका विच्छेदन करने लगेंगे। विच्छेदन करने के बाद में ये अपन की क्या प्राप्त हो गई? ग्रीन मैन्योर, हरी खाद। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं? हरी खाद कहते हैं। तो हरी खाद के लिए सनई और ढेंचा सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। तो इसके बारे में लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। दलहनी तथा अदलहनी, दलहनी तथा अदलहनी फसलों को कौन सी अवस्था पर? पुष्पन की अवस्था पर, हरी अवस्था या पुष्पन की अवस्था पर। दलहनी तथा अदलहनी फसलों को हरी अवस्था में, कौन सी अवस्था में? हरी अवस्था में पुष्प आने पर, पुष्प आने पर जुताई करके भूमि में मिला देना ही हरी खाद कहलाती है। हरी खाद किसे कहते हैं? दलहनी तथा अदलहनी फसलों को हरी अवस्था में पुष्प आने पर जुताई करके भूमि या मृदा में मिला देना ही हरी खाद कहलाती है। हरी खाद के प्रयोग से, हरी खाद के प्रयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक, भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अवस्थाओं में सुधार होता है।
जो अपन की हरी खाद है इसके प्रयोग से भौतिक मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अवस्थाओं में क्या होता है, सुधार होता है। अब नोट डालेंगे कि हरी खाद के लिए सर्वाधिक, हरी खाद के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली फसल सनई व ढैंचा होती हैं। कौन सी फसल होती हैं हरी खाद के लिए सर्वाधिक, सनई व ढैंचा होती हैं। अब ये तो हुई अपन की हरी खाद। अब चलेंगे हरी खाद बनाने की विधि। हेडिंग डालेंगे हरी खाद बनाने की विधि। अब किसको बनाएंगे अपन, हरी खाद को। ये तो अपन ने फील्ड में बनाई या हरी खाद की डेफिनेशन बताई कि हरी खाद किसे कहते हैं। अब बनाने का तरीका देखेंगे कि किस प्रकार से हरी खाद बनाई जाती है। अब इसको कितने प्रकार से अपन बना सकते हैं। हरी खाद बनाने की निम्न विधियां हैं। हरी खाद बनाने की निम्न विधियां हैं। अब हरी खाद बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट विधि है खेत में हरी खाद की फसल उगाकर, खेत में हरी खाद की फसल उगाकर मृदा में मिला देना। ये तो अपन की फर्स्ट विधि है। फर्स्ट विधि कौन सी है, खेत में हरी खाद की फसल उगाकर मृदा में मिला देना। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें लिखेंगे थोड़ा। इस विधि में दलहनी या अदलहनी फसलों को हरी अवस्था में पुष्प आने पर मृदा में मिला दिया जाता है। ये तो हुई खेत में हरी खाद की फसल उगाकर मृदा में दबा करके बनाने की विधि। अब दूसरी है, इसमें जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं एग्जाम्पल, सनई और ढैंचा, वही होगी सनई और ढैंचा। इस फसल को अपन खेत में उगा करके और दबा सकते हैं। और अपन की मूंग उड़द आदि इन फसलों को खेत में उगा करके और उसी में दबा दिया जाता है। अब दूसरी है हरी खाद बनाने की हरित पर्ण विधि। दूसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे। हरी खाद बनाने की दूसरी विधि है, दूसरी विधि
हरी खाद बनाने की हरित पर्ण विधि। हरी खाद बनाने की हरित पर्ण विधि। हरी खाद बनाने की हरित पर्ण विधि। अब इसमें पत्तियों को लिया जाता है, तो इसमें विभिन्न पेड़ पौधों में हरी पत्तियों, टहनियों और शाखाओं को तोड़कर खेत में डाल दिया जाता है। इस विधि में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों झाड़ियों। इस विधि में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों झाड़ियों की हरी पत्तियों, टहनियों, शाखाओं, ये किसकी? जो अपन फसल, जो अपन के पेड़ पौधे हैं उसकी शाखाओं को तोड़कर खेत में डाल देते हैं। अब खेत में डालने के बाद में और जुताई कर देते हैं। खेत में डाल देते हैं और जुताई कर देते हैं। कुछ समय बाद अब क्या होगा? नमी होगी उसमें। कुछ समय बाद नमी होने के कारण वह सड़ने लगती हैं। इस प्रकार से हरी खाद तैयार हो जाती है। तो ये हुई हरी खाद बनाने की दूसरी विधि, हरित पर्ण विधि। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों झाड़ियों, उनकी पत्तियों, टहनियों और शाखाओं को तोड़ करके खेत में डाला जाता है। डालने के बाद में उसमें जुताई कर दी जाती है। जुताई करने के बाद में उसमें नमी के कारण सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाएंगे तो क्या होगा? उसका विच्छेदन होगा तो वो सड़ने लगेगी। सड़ने लगने के बाद में किसका निर्माण हो जाएगा? हरी खाद तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हरी खाद की फसल के आवश्यक गुण। हरी खाद की फसल के आवश्यक गुण। हरी खाद की फसल के आवश्यक गुण। अब जो अपन की हरी खाद है, हरी खाद के लिए जो अपन फसल यूज कर रहे हैं उसके कौन कौन से गुण उस फसल में होने चाहिए? कौन कौन से गुण होने चाहिए? नंबर 1, ऐसी फसल लेनी चाहिए जो शीघ्र बढ़ने वाली हो।
हरी खाद के लिए फसल कैसी लेनी चाहिए? जो शीघ्र बढ़ने वाली हो। फसल शीघ्र बढ़ने वाली हो, नंबर 1। फसल शीघ्र बढ़ने वाली हो। फसल शीघ्र कैसी हो? बढ़ने वाली हो। नंबर 2, फसल में पत्तियाँ व शाखाएँ अधिक हो। फसल में पत्ती और शाखाएँ कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। नंबर 3, फसल के वानस्पतिक भाग मुलायम होने चाहिए, मुलायम या सरस। अब देखो, जो भी फसल है उसका कोई भी वानस्पतिक भाग है वो कैसा होना चाहिए? मुलायम, ना कि कठोर, जिससे कि इसका विघटन सूक्ष्म जीव आसानी से कर सकें। मुलायम होना चाहिए जिससे वह सड़ सके। जब इसके वानस्पतिक भाग कठोर होंगे तो वह नहीं सड़ पाएगी, उन पर विच्छेदन नहीं हो पाएगा। चौथी बात है, फसल फलीदार या दलहनी होनी चाहिए। फसल फलीदार का मतलब है दलहनी होनी चाहिए। फसल कैसी होनी चाहिए? दलहनी होनी चाहिए, जिससे उनकी जड़ों में जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। वो कार्य क्या करता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का कार्य करता है। देखो, फसल फलीदार या दलहनी होनी चाहिए, जिससे उनकी जड़ों में बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। देखो, फसल कैसी होनी चाहिए? हरी खाद के लिए दलहनी होनी चाहिए, जिससे कि उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है। वो कौन सा होता है? राइजोबियम। यहाँ लिख लो, जड़ों में राइजोबियम। दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। नंबर 5, फसल गहरी जड़ वाली होनी चाहिए। फसल गहरी जड़ वाली होनी चाहिए, उसकी जड़ें गहरी होनी चाहिए। नंबर 6, फसल
ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसे जिसे कम उपजाऊ मृदा में भी उगाया जा सके। ऐसी फसल होनी चाहिए जिसे कम उपजाऊ मृदा में भी उगाया जा सके। अगला पॉइंट है 7वां, फसल में कीटों व रोगों का प्रकोप कम होना चाहिए। जो भी अपन की फसल हैं उनमें कीट व रोगों का प्रकोप कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगला है 8वां, फसल कम अवधि की होनी चाहिए। इसका मतलब है फसल कम समय वाली होनी चाहिए। 9वां पॉइंट है फसल को ऊपर लिख लेंगे, नौवां पॉइंट है अपन का फसल को अधिक खाद व उर्वरक, फसल को अधिक खाद व उर्वरक की आवश्यकता ना हो। जो अपन की फसल है उसको अधिक खाद और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नंबर 10, फसल को कम पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कम पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। अब देखिए, अब अपन इसमें कोई भी एक फसल चयन करते हैं, जैसे अपन ने इसमें हरी खाद के रूप में अपन ने अपनी जो भूमि है उसमें ढेंचा है ना, ढेंचा को लगाया। इसके ऊपर अब सारे अपन को जो भी इसके वो लिखाए हैं ना अपन ने गुण, ये गुण लिखाए हैं कि हरी खाद के लिए जो फसल होती है उसके आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए। जो फसल है उसमें ये सारे गुण होने चाहिए। यदि ये सारे गुण नहीं है तो वो हरी खाद के लिए वैलिड अपन की फसल नहीं है। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए? जैसे ढेंचा ले लिया अपन ने, अब इसी में आप देखना, जैसे ये ढेंचा है, अब इसमें अपन को देखना है कि ये गुण इससे मिल रहे हैं या नहीं। ये ढेंचा है ना, तो देखिए सबसे फर्स्ट है फसल शीघ्र बढ़ने वाली हो, इसका मतलब शीघ्र वृद्धि करने वाली हो। तो ढेंचा है ये शीघ्र ही वृद्धि अपनी कर लेता है। दूसरी बात, फसल में पत्तियां व शाखाएं अधिक हो। फसल में पत्तियां भी बहुत हैं और शाखाएं भी बहुत हैं। जो ढेंचा होता है उसमें अधिक पत्तियां होती हैं और शाखाएं भी अधिक होती हैं। तीसरा पॉइंट है फसल के वानस्पतिक भाग मुलायम होने चाहिए जिससे वो सड़ सके। अब इसकी ये फसल है ढेंचा, इसके जो भी हैं स्टेम है, पत्ती है, शाखाएं हैं, वो कैसे हैं? मुलायम हैं। कैसे हैं? मुलायम हैं, इसलिए ये आसानी से सड़ भी सकती है।
चौथा पॉइंट है फसल फलीदार दलहनी होनी चाहिए। अब ये जो दलहन ये अपन की ढेंचा इसमें फली लगती है, क्या लगती है? फली, तो इसे हम फलीदार फसल कहते हैं। और इसकी जड़ों में जो ये जड़ है ना, इनमें इस प्रकार से लेग्यूम पाया जाता है, ठीक है। उन पर राइजोबियम जीवाणु अपना शरण लेकर के पाया जाता है। जो अब इसकी जड़ें हैं उस पर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। जो कार्य क्या करता है अभी राइजोबियम, जो वायुमंडल में 78% जो नाइट्रोजन है उसका मृदा में फिक्सेशन करने का कार्य करता है। कौन करता है? राइजोबियम। ये पॉइंट हुआ अपन का। अगला है फसल गहरी जड़ वाली होनी चाहिए। अभी जो फसल है इसकी जड़ें कैसी हैं? गहरी, ठीक है। तो गहरी जड़ होती है ढेंचे की। अगला है फसल ऐसी होनी चाहिए जिसे कम उपजाऊ मृदा में भी उगाया जाता है। अब ये फसल ऐसी है कि जिस मृदा में अपन की खेती नहीं होती है उसमें भी यदि अपन ने ये डाल दिया ना ढेंचा, तो उसमें भी ये फसल उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। अनउर्वर मृदा में भी इस फसल को उगाया जा सकता है। तो फसल ऐसी होनी चाहिए जिससे कम उपजाऊ मृदा में उग जाती है, ये फसल उग जाती है। अगला है फसल में कीटों और रोगों का प्रकोप कम होना चाहिए। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि ढेंचे में ये रोग लग गया और ये कीट लग गया, कभी भी इस पर कीट और रोग का प्रकोप नहीं होता है, याद रखना। अगला है फसल कम अवधि की होनी चाहिए, बहुत कम समय में ही यह अपनी तेज़ी से वृद्धि कर लेता है। ढेंचा कितना बड़ा हो जाता है? बहुत कम समय में ही। अगला है फसल को अधिक खाद और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है और ना इसकी जो अपन की दलहनी फसल है, मैंने एक दिन और बताया था, इसमें नाइट्रोजन या किसी प्रकार का उर्वरक नहीं दिया जाता है। नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं दी जाती क्योंकि इसकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थगन करने का कार्य करता है। तो फसल को अधिक खाद और उर्वरक की आवश्यकता भी नहीं होती है। अगला है फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। आप देखो जो अपन की ढेंचा है या ये दलहनी फसल है, इनमें बहुत एक बार पानी बुआई के बाद में 30 दिन के बाद में केवल एक बार सिंचाई की जाती है, उसके बाद एक भी सिंचाई नहीं की जाती है। तो इसके लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ये हुई हरी खाद की फसल के लिए आवश्यक गुण, ये गुण होने चाहिए। अब लिखेंगे हरी खाद में प्रयोग होने वाली फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग है हरी खाद में प्रयोग होने वाली फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? ये मैंने अभी पहले ही बताया था कि हरी खाद में जो फसल प्रयोग की जाती है उनको 2 भागों में कौन कौन सी हैं? एक तो है दलहनी और दूसरी कौन सी होती है? अदलहनी। एक कौन सी होती है इसमें? दलहनी फसलें इसमें लिखेंगे और दूसरी होती है अदलहनी। लिखेंगे दलहनी फसलें हरी खाद के लिए दलहनी फसलें हरी खाद के लिए उपयुक्त रहती हैं। हरी खाद के लिए उपयुक्त रहती हैं क्योंकि इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि
वायुमंडल, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो दलहनी देखो हरी खाद में प्रयोग होने वाली फसलों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक तो है दलहनी फसल। अब इसमें सनई, ढेंचा, ग्वार, लोबिया एग्जाम्पल में लिख लो। सनई, ढेंचा, ग्वार, लोबिया, इनका अपन प्रयोग कर सकते हैं। दलहनी फसलें, इनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। दूसरी है अदलहनी फसलें। दूसरी है अदलहनी फसलें। इसमें लिखेंगे ये फसलें वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती हैं। जो अपन की अदलहनी फसल है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती हैं। तथा मृदा में तो क्या करती है फिर ये? तथा मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करती हैं। जो फसल हैं वो क्या करती है? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करती हैं, जिससे मृदा में सुधार होता है। जिससे क्या होता है? जिससे मृदा में सुधार होता है। और ये कौन कौन सी हैं जैसे दलहनी फसलें हैं? जैसे मक्का है, जौ है, मक्का और जौ और ज्वार आदि। मक्का, जौ, ज्वार आदि। अब देखो अदलहनी फसलें, ये फसलें वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कोई कार्य नहीं करती हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में कोई जीवाणु नहीं पाया जाता है। तथा ये क्या कार्य करती हैं? ये केवल कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करती है। जो फसल है जब उसको अपन मिलाएंगे तो क्या बढ़ेगा? कार्बनिक पदार्थ इसकी वृद्धि करती हैं, जिससे मृदा में क्या होता है? सुधार होता है। अब है हरी खाद वाली फसल की खेती करना। अब अपन हरी खाद की फसल की क्या करेंगे? खेती। कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर, हरी खाद की फसल की खेती करेंगे। कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर, हरी खाद की खेती करना। ये टोटल अभी तक अपन की क्या चल रही है? हरी खाद चल रही है। तो हरी खाद की अब क्या कर रहे हैं अपन? खेती। तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले इसमें जलवायु और मृदा देखेंगे। क्या देखेंगे? जलवायु और मृदा। तो देखो कोई भी अपन खेती करते हैं उसमें विभिन्न पॉइंटों का याद रखना अनिवार्य होता है। कोई भी अपन खेती करते हैं तो जलवायु को सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार की अपन की जलवायु है। ठंडी जलवायु होती है तो रबी की खेती कर लेते हैं उसमें, और गर्म वाली होती है तो खरीफ भी कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जलवायु और सॉइल को सबसे फर्स्ट में देखा जाता है। सॉइल को देखा जाता है कि ये बलुई मृदा है तो इसमें आलू कर लेंगे, यदि चिकनी या दोमट मृदा है तो इसमें गेहूं कर लेंगे। इस प्रकार से जलवायु और मृदा को सबसे पहले अपन देखते हैं। अब हरी खाद की खेती करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले जलवायु और मृदा। जलवायु और मृदा।
तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, जलवायु और मृदा को देखेंगे। कोई भी फसल करेंगे, जैसे अपन गेहूँ बोते हैं तो अपन कब बोएंगे कि हाँ अक्टूबर अपन का सीजन आ गया, तो जलवायु अपन की आ गई गेहूँ के लिए तभी तो बो रहे हैं। और मृदा अपन के पास यदि बलुई है तो उसको उसमें नहीं बोएंगे, क्यों गेहूँ नहीं हो पाएगा, दोमट मृदा उपयुक्त रहेगी। तो इसी प्रकार से आप इसमें लिखेंगे जलवायु। हरी खाद की फसलों के लिए, हरी खाद की फसलों के लिए गर्म व नम जलवायु उपयुक्त रहती है। गर्म व नम जलवायु उपयुक्त रहती है, ठीक है। तथा बलुई हल्की दोमट मृदा बलुई हल्की दोमट होनी चाहिए। देखो सबसे पहले अपन ने खेती की, हरी खाद की खेती कर रहे हैं, जैसे ढेंचा बो रहे हैं, तो उसके लिए अपन को क्या देखना है कि हरी खाद बनानी है अपन को, तो पहले क्या देखेंगे, जलवायु। तो इस हरी खाद के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, गर्म और नम। और मृदा कैसी होनी चाहिए, बलुई या हल्की दोमट मृदा होनी चाहिए। दूसरा है खेत की तैयारी। देखो अब हरी खाद अपन बोएंगे तो उससे पहले खेत की तैयारी भी करेंगे। खेत की तैयारी, या कोई भी अपन फसल बोते हैं, कोई भी खेती करना चाहें तो ये चीज़ तो होना आवश्यक है। सबसे पहले कोई भी खेती करेंगे तो क्या देखेंगे अपन, जलवायु देखेंगे, मृदा देखेंगे, उसके बाद में तैयारी करेंगे कि अपन को ये फसल इसमें बोनी है। तो जैसे खेत की तैयारी करेंगे तो किसमें लिखेंगे, खेत की तैयारी में एक जुताई, मिट्टी पलटने वाले हल से, जो फर्स्ट जुताई है इस किससे करेंगे, मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद, पाटा लगाकर समतल कर देते हैं। पाटा लगाकर क्या कर देते हैं, समतल। अब अपन ने कोई भी जैसे गेहूँ बो रहे हैं या कोई दलहनी फसल बो रहे हैं, उसकी खेती की तैयारी करनी है, तो उसमें एक तो जुताई लगाएंगे और फिर उसमें क्या लगाएंगे, ऊपर से पाटा, जिससे कि वो समतल हो जाए। तो दूसरा पॉइंट तो ये हुआ। तीसरी बात है बीज की बुवाई। बीज की बुवाई, अब इससे मतलब होता है कि अपन को बीज की मात्रा कितनी डालनी है। जैसे अपन की गेहूँ है उसमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से बुआई करते हैं। तो इसी प्रकार से इसकी देखेंगे कि हरी खाद बनाने के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है। तो लिखो, हरी खाद बनाने के लिए हरी खाद बनाने के लिए 55 से 60 किलोग्राम ढेंचा कितना चाहिएगा, 55 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ढेंचा, हेक्टेयर में ये, और 60 से 80 किलोग्राम
60 से 80 20 से 25 किलोग्राम ग्वार। ये तो हो गया 55 से 60 किलोग्राम ढैंचा हो गया, और 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ग्वार की आवश्यकता पड़ती है। अब ये हुआ अपन का बीज की बुआई, इतने बीज की हमको आवश्यकता पड़ती है। अगला है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। हरी खाद की अच्छी वृद्धि के लिए अब जो हरी खाद के लिए जो फसल है उसकी अच्छी वृद्धि के लिए हरी खाद की फसलों की अच्छी वृद्धि के लिए बुवाई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम बुवाई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसकी अपन को क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसके बाद में 5वां पॉइंट है सिंचाई। अब सिंचाई के बारे में देखेंगे कि यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध ना हो, यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध ना हो तो वर्षा ऋतु में हरी खाद बनानी चाहिए। यदि हमारे पास में सिंचाई के साधन नहीं हैं तो हरी खाद कब बनाएंगे अपन? वर्षा ऋतु में। अब है फसल को खेत में पलटना। 6वां पॉइंट है फसल को खेत में पलटना। अब देखो इसकी खूब वृद्धि हो गई, खाद उर्वरक देख लिया, दे दिया, सिंचाई दे दी, और अब है कब बल देंगे इसको? फसल में जब पुष्प आने लगे, फसल में जब पुष्प आने लगे और इसकी जो टहनियाँ और शाखाएं हैं वो कैसी हो जाती है? कोमल। तथा टहनियाँ कोमल पुष्प आने लगे तथा टहनियाँ कोमल व अधिक पत्तियाँ हो जाने पर खेत में पलट देते हैं। अब इसको अपन ने पलट दिया, अब क्या होगा? अब इसका अपघटन होगा। अब होगा हरी खाद का अपघटन। 7वां है हरी खाद का अपघटन। अब उसमें अपन ने बल दिया, अब इसके बाद में अपघटन कौन करेगा? सूक्ष्म जीव करेंगे। सूक्ष्म जीवाणु इनका अपघटन करते हैं। सूक्ष्म जीवाणु इनका अपघटन
अपघटन करते हैं, जिससे नाइट्रोजन अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हुई अपन की हरी खाद की खेती। हरी खाद की खेती ये अपन की कंप्लीट हो गई। अब इसमें नोट लिखेंगे, हाँ इसमें नोट डालेंगे। हरी खाद की पलटाई नोट डालेंगे। हरी खाद की पलटाई के 1.5 से 2 महीने के बाद अगली फसल की बुआई कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद? 1.5 से 2 महीने के बाद। अब आती है अगली हेडिंग हमारी, ये हरी खाद यहाँ तक अपन की कंप्लीट हो गई, हरी खाद। अब इसके बाद में आता है अगला टॉपिक अपन का जैव उर्वरक। क्या आता है? जैव उर्वरक। जैव उर्वरक प्रयोग एवं उपयोग विधि। जैव उर्वरक प्रयोग एवं उपयोग विधि ये है अपन का अगला टॉपिक, जैव उर्वरक और उसकी प्रयोग विधि। अब देखो जैव उर्वरक किसे कहते हैं? देखो यह जो जैव उर्वरक होता है, सूक्ष्म जीवों का वह उप उत्पाद होता है जो पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना, इसका मतलब पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं। देखो जो पर्यावरण है उसको बिना प्रदूषित किए सूक्ष्म जीवों का ये जैव उर्वरक बनाया जाता है। जैव उर्वरक जीवित एवं सूक्ष्म जीवों का वह उप उत्पाद है जो कि पर्यावरण को बिना प्रदूषित किए हुए फसलों को पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे कि अपन की फसलों के लिए अच्छी वृद्धि हो सके और उत्पादन भी ठीक प्रकार से हो जाए, उसे अपन क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं। अब इसकी अपन डेफिनेशन लिखेंगे। जैव उर्वरक हेडिंग डालेंगे, जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक किसे कहेंगे? जीवित एवं सूक्ष्म जीवों का सूक्ष्म जीवों का वह उत्पाद जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए पौधों के लिए, पर्यावरण को बिना नुकसान
पहुंचाए, पौधों के लिए पोषक तत्वों को, पौधों के लिए पोषक तत्वों को उपलब्ध कराकर फसलों से अधिक उत्पादन को, फसलों के उत्पादन को बढ़ा देता है, उसे जैव उर्वरक कहते हैं। देखो, जैव उर्वरक किसे कहते हैं? जीवित एवं सूक्ष्म जीवों का वह उप उत्पाद जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए पौधों के लिए पोषक तत्वों को उपलब्ध कराकर फसलों के उत्पादन को बढ़ा देता है, उसे क्या कहते हैं? जैव उर्वरक। तो इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये हुई अपन की जैव उर्वरक। अगला टॉपिक है जैव उर्वरकों से होने वाले लाभ। जैव उर्वरकों से होने वाले लाभ। तो जैव उर्वरकों से कौन कौन से लाभ होते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपके लिए बताएंगे। ओके, थैंक यू।